हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए। हमारा यहाँ पर इतने क्वेश्चन है जो कि 58 मिनट 39 सेकंड बचे हुए, तो हमें सभी का आंसर देना है दोस्तों। जो गलत हो जाएगा वैसे तो मुझे नहीं आता, अब आप लोग को पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये दोस्तों डेली देख लीजिए। मैं डेली दोस्तों ऑनलाइन क्विज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी पढ़ना है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहला प्रश्न हमारा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमारे होते हैं दो। आप लोग आंसर सोच लीजिएगा, आप लोग को थोड़ा समय भी दे रहा हूँ चलिए। और उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट कमेंट करते रहिए, करते ओनली 1 2 3 4 इसी तरीके से करते रहिए। पहला का ओनली 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3, मतलब ऐसे चाहे जो करते रहिए। तो दोस्तों इसका जो होता है आंसर वह है अवतल दर्पण। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो है तीसरा वह दिया हुआ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। वास्तविक होता है, आभासी होता है, अभी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट हमें कमेंट कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह होता है आभासी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो होता है क्या होता है, विद्युत परिपथ विद्युत में शक्ति निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से जल्दी से दे दीजिए। हमारा है दूसरा वाला IR2। प्रतिरोधक का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, एसआई मात्रक है वह क्या है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या ओम मीटर। तो इसका सिंपली हम ओम मीटर पे लगा देंगे, क्योंकि ओम मीटर होता है। हरा रंग वाला दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा है जो किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट जो घंटा होता है किसका व्यापारिक प्रतिरोध होता है। ए है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विद्युत ऊर्जा और समय। तो इसमें कौन सा है, हमारा विद्युत ऊर्जा। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं। आप लोग बताइए जल्दी से आंसर। ये हमारा है, ए परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सिंपली रहेगा इलेक्ट्रॉन। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए। इसका ये मीटर द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए। तो इसका 1.6 जूल है। हमारा ये दूसरा वाला है 10 पर 19 और से। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नंबर का पूछता है, छोटे छोटे छोड़कर मत जाइएगा। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। समान दृष्टि से वयस्क के संतुष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो जल्दी से मैं कमेंट कर दीजिए। न्यूनतम 25 मीटर, या 2.5 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर। तो सबसे हमारा जो है दोस्तों वह रहेगा 25 सेंटीमीटर तक रहेगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो जल्दी से हमें कमेंट करिए कौन सा आंसर राइट है। तो इसका रहेगा नरम लोहा। ये जो विद्युत चुंबक होता है ये प्राय बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। और किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो सिंपली हमारा ये होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है।
ये हमारा फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह नेक्स्ट है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, क्या होती है, 220 वोल्ट दृष्टि धारा से या 12 वोल्ट दृष्टि धारा होती है, या 220 मतलब वोल्ट पर प्रति प्रत्यावर्ती धारा होती है, या होती है 12वीं प्रत्यावर्ती। तो हमें यहाँ सिंपली कर देना है 220 वोल्ट प्रत्यावर्तित होती है। और जो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का आवरण किस रंग का होता है। तो सिंपली में यहाँ कुछ नहीं करना, जो घरेलू परिपथ उदासीन तार का होता है, अब क्या होता है, तो वह होता है काला। विद्युत धारा उत्पन्न करने की व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र, गैलोमीटर, एमीमीटर और मीटर। तो फटाफट हमें आप लोग सोचते भी रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए, फिर उसके बाद मैं ट्रिक लगाता रहूँगा। तो हमारा है जनित्र। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और बेलनाकार लेंस। तो फटाफट में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर रहेगा आपका। चलिए, ये रहेगा उत्तल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह हमारा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। सिंपली हम यहाँ उत्तल लेंस पे क्लिक कर देंगे, उत्तल लेंस सही है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है 20 किलोमीटर प्रति हावर, 15 किलोमीटर प्रति हावर, 30 किलोमीटर प्रति हावर और 40 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमें कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसका रहेगा 15 किलोमीटर प्रति हावर। हरा वाला जो कलर की बत्ती हो जाती है दोस्तों, वही रहेगा। सूर्य बैगनी से द्वारा निकला हुआ पहला बैगनी क्रिया जो किरण कहाँ अवशोषित होता है। क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में, परत में। तो ये तो आप लोग जानते हैं, तो कमेंट करिए फटाक से। ये हमारा है ओजोन परत में। टाइम एडिंग ना जाए दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। त्वचा, एड्स, टाइफाइड या मलेरिया। इसका दोस्तों तो आप ही लोगों को कमेंट करना है, मैं थोड़ा देर में बताऊंगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट दोस्तों, कमेंट करने में ना पीछे हटिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि 21 आमा का लिख दीजिए आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ये सही है या टाइफाइड या मलेरिया। तो इससे होता है दोस्तों त्वचा कैंसर। निम्नलिखित समीकरण है H2OCl2 जिसको रिएक्शन कराने पर 2HCl बनता है, यह क्या है। एक अपघटन अभिक्रिया है, या एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है, ये रहेगा दोस्तों एक संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो जल्दी से जल्दी हमें बता दीजिए। चलिए दोस्तों, सो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है, हमारा है तीसरा KClO3 जिसको रिएक्शन कराने पर क्या बनता है 2KCl + 3O2। रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकालना कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट हमें कमेंट कीजिए, इसका कहलाता है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। संरक्षण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ाई जाती है। जो संरक्षण के कारण, उसे कारण क्या होती है, जो तांबे के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, रंग की
परत चढ़ाई जाती है वह कौन सी रंग होती है? वह होता है दोस्तों हरा होता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत से सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है वह श्वेत मतलब वह क्या होता है? श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड में का रंग क्या होता है? वह होता है दोस्तों धूमसा। शुद्ध सोना का कैरेट क्या है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जो शुद्ध सोना होता है आप उसका कैरेट कैसे जानेंगे? ये सही है या 22 कैरेट या 24 18? हमारा है 24 कैरेट। लोहा जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संरक्षण, यसद लेपन, पानी चढ़ाना या विद्युत घटन। कौन सा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारा रहेगा यहाँ यसद लेपन। कार्बन कार्बन निम्नलिखित में से है धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी दोस्तों आपको कमेंट करना है, फटाफट इसका कमेंट कीजिए कि 29वां का जो है हमारा ये आंसर है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देखता रहूँगा। इसका है दोस्तों धातु। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का और सोने का। कौन सा होता है? तो दोस्तों आप लोग का मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ए है टंगस्टन का। पीतल है एक क्या है? धातु है। धातु में से धातु या उपधातु? तो आपके पास थोड़ा सा ही समय है, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, क्योंकि आज हमारे पूरे 200 सवाल हैं, यानी कि 200 पूरे क्वेश्चन है। कल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ओनली 50। ऐसे ऐसे करके हम करते हैं। अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे। एक एक करके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल का 50 रहेगा। सो दोस्तों इसका आंसर जो है, जो पीतल है दोस्तों, वह क्या है? एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? Fe यानी लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आर्गन। तो कौन सा है अधातु? तो सिंपली दोस्तों ये है हमारा सी, कार्बन। पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? जो पारा होता है दोस्तों, वह एक या अन्य किसी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम, पीतल, कांसा और सोल्डर। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अमलगम। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन टू, एन टू लिखते हैं इसे। अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं? एक होते हैं, दो, तीन, चार या इनमें नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक, दो, तीन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा दोस्तों? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 3। एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2, CnH2n+1। तो सिंपली इसको आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बारे में बताइए कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों हमारा ये तीसरा आंसर सही है, जो कि CnH2n+2 है। किसी थोड़ी मात्रा को भी लेने पर मृत्यु हो जाती है। किसकी थोड़ी मात्रा भी लेने पर क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या टार्टाइड अम्ल। तो इसका जो दोस्तों है वह है मिथाइल अल्कोहल। अब थोड़ा सा भी ले लेंगे तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन यानी कि निम्नलिखित में से क्या है? जो नॉर्मल ब्यूटेन है एवं आइसोब्यूटेन वह क्या है? एल्किलीन है या एल्काइन है या समावीवी है या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली हमारा ये जो है ये समावीवी होता है। एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% यानी कि 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है। सिरका,
या ग्लेशियर एसिड अम्ल या फॉर्मेलिन या बेंजोइल अम्ल। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारा कहलाता है सबसे पहला यानी कि सिरका। मानव हर के कितने कोष्ठ होते हैं? जो हृदय होता है मानव का 2, 4, 8 या 1। जो हृदय होता है उनके कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 4 होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। जो स्वपोषी होते हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं पेड़ को भोजन बनाने के लिए जो पेड़ स्वपोषी होता है उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी और क्लोरीन की और सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। यानी कि हमारा जो दोस्त रहेगा वह है इनमें से सभी, यानी सभी की ज़रूरत होती है। क्लोराइड का वर्णक रंग है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो दोस्तों हमारा ये रहेगा हरा। मानव रक्त का समान प्रकुंचल दाब लगभग कितना होता है? ये दोस्तों रहेगा हमारा 120 mm। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता या फूल? तो सिंपली दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह होता है पत्ते में। ये तो दोस्तों उसमें आप लोग आसानी से पढ़े होंगे। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन, अमीनो अम्ल, जल और CO2। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कौन सा है। जो पादप का फ्लोएम संवाहक होता है वह होता है भोजन। परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडाकार, अंडक या परागकण। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वह है परागकण। उसके बाद फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। आप लोग एक एक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या याद रख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। पुंकेसर, दूसरा है अंडक या वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो इसका जो आंसर है वह दोस्तों है पुंकेसर। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या डिंबवाहिनी? तो इसका सिंपली रहेगा शुक्रवाहिनी। जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4 या 1? ये दोस्तों सिंपली रहेगा 2 प्रकार का जनन 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। इनमें से कौन सा लैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजन? इनमें से मतलब इनमें सभी। तो इनमें हमारा सभी रहेगा क्योंकि ये जो दो अलैंगिक जनन है इसमें विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन ये भी होता है। लैंगिक जनन में आवश्यक होता है केवल नर जननांग, केवल नर एवं स्त्री जननांग दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जानते ही है कि जो होता है नर एवं स्त्री जननांग दोनों में होता है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षण हैं दाढ़ी व मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो दोस्तों जो होता है हमारा सिंपली कौन सा रहेगा? ये सभी रहेगा क्योंकि दोस्तों इसमें दाढ़ी का उठता है, कंठ का फूटता है, मांसपेशियों में उभार भी आता है। तो दोस्तों हमारा है लड़कियों के यौनारंभ के लक्षण हैं क्या है? सतनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, या है रजोधर्म का प्रारंभ, या ये सभी। तो दोस्तों हमारा इसका भी ये सभी होगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में। दोस्तों हमें सिंपली इसका आंसर बता दीजिए। ये होता है स्त्री में। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह या 8 माह?
तो आप लोग तो जानते हैं इसका इंदव माँ ही होता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है किसे? मेंडल को, डार्विन को, या अरस्तु को, या हेल्डन को? किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीवाश्म भूण विज्ञान या जीव विज्ञान या आनुवंशिका। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे कि विभिन्नता और आनुवंशिका, तो हमारा यही आंसर शायद राइट है, तो देख सकते हैं हमारा सही है आंसर। इसने द ऑर्गन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन या ओपेरिन, लेमार्क, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों अगर मैं किसी का गलत आंसर दे देता हूँ तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सो दोस्तों इसका रहेगा क्या, डार्विन ने किया था। मेंडल ने अपने प्रायों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 3, 5, 7 या 14? कौन सा किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सो दोस्तों इसने किया था 7। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी या समृद्धि अंग, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसमें एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि वर्तमान में जो प्राणी होते हैं उनमें से क्या संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह जाता है? वह दोस्तों होता है क्या, अवशेषी अंग। उसके बाद कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या कर्णधार? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हमारा इसका रहेगा कर्णपाली कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना का जीव का कहलाता है? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ऊपर दिए गए दोनों, या जेनेटिक्स? तो सो दोस्तों हमारा रहेगा ऊपर दिए हुए दोनों, क्योंकि इसमें जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों पाए जाते हैं। कीटों में पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी, या इनमें से कोई नहीं? तो सो दोस्तों हमारा इसमें रहेगा समरूप, क्योंकि इसमें कीट और चमगादड़ दोनों के पंखों की तरह से पूछा गया है। तो लोग क्वेश्चन सही बना सकते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है और आकार के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? समजात अंग, अवशेषित अंग, या समृद्धि अंग, या इनमें से कोई नहीं? सो कौन सा आंसर सही है हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। तो इसका रहेगा दोस्तों क्या, समजात अंग। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अफ्रीका का सबसे निकट संबंधी निम्न में से कौन हो सकता है? कौन सा होगा दोस्तों? चैंपिक, या गोरिल्ला, या गिलहरी, या बंदर? बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कौन सा रहेगा दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। तो इसका जो है दोस्तों वह हमारा आंसर होगा क्या, चिंपैंजी। प्राकृतिक वाहक द्वारा जैविक विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? लैमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या चार्ल्स मूर, या अल्फ्रेड म्यूरे? कौन से थे? तो हमारा ये जो प्राकृतिक जो वर्ण जैविक क्या इनके जो सिद्धांत थे वे थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अवशेषी अंग जो होता है उसका उदाहरण है कर्ण, पल्लव के पेशियाँ, पुष्प, कशेरुकी, निषेचन फलक, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रहेगा इनमें से कोई नहीं। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है?
डार्विन के द्वारा, मेंडन के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा और अरस्त के द्वारा। सो दोस्तों हमारा ये रहेगा मेंडन के द्वारा। मेंडलीफ की शायरी बहुत बड़ी है, 63 पूरे कोड बनाए हुए थे, आप लोग 10वीं में पढ़ चुके होंगे। मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़के का निर्धारण किस प्रकार से निर्भर करता है? पिता के X गुण पर, माता के Y गुण पर, पिता के Y गुण पर, या इनमें से कोई नहीं। जो मानव में उत्पन्न बच्चे की होती है, तो दोस्तों इनमें से रहेगा पिता के जो Y गुण है, गुणसूत्र हैं, उन पर। मनुष्य में 22 जोड़े क्या होते हैं? क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, या युग्मनज, या उपयुक्त सभी। सो दोस्तों इसमें से रहेगा जो हमारा है वह ऑटोसोम है। इनमें से क्रोमोसोम में 23वें जोड़े को कहते हैं ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, युग्मनज, या उपयुक्त सभी। जो 23वां जोड़ा होता है मतलब उन्हें क्या कहते हैं? वही दोस्तों हमारा कुछ हिरा के सवाल को क्वेश्चन किया है, इन्हें कहते हैं लिंक क्रोमोसोम। मानव में बच्चे की लिंग निर्धारण किस प्रकार से करता है? किस प्रकार से करता है? जो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से करता है? पिता पर, माता पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रहेगा इसका पिता पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या कह रहा है? मानव के ऑक्टोसोम की जो संख्या होती है वह क्या होती है? 22 जोड़ी होती है, या 23 जोड़ी, या 11 जोड़ी, या 24 जोड़ी? तो मैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्द बताएं। तो इसका जो होगा दोस्तों वह रहेगा 22 जोड़ी। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है किसे? ऑटोसोम, या लिंक क्रोमोजोम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये रहेगा लिंक क्रोमोजोम। जीन अवस्थित की होते हैं साइटोप्लाज्म में, या केंद्रक में, या केंद्रिका में, या राइबोसोम में। तो दोस्तों हमें इसका आंसर जल्दी से क्वेश्चन में ही बता दिया, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद प्राकृतिक चुनाव जो होता है द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनियाद, या लैमार्कवाद, या मेंडला, या सूक्ष्म विकास। तो सो दोस्तों हमारा ये जो आंसर है वह है डार्विनियाद। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका, उत्तक, केंद्रक, या इनमें से कोई नहीं। जो गुणसूत्र होते हैं वह पाए जाते हैं केंद्रक में। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 और 18। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैंने पीछे भी बता चुका है। जो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ आधे घंटे बीत चुके हैं और हमारे 78 प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। तो हमें जल्द से जल्द और सभी आंसरों का आंसर जल्दी जल्दी देना है, क्योंकि 1 मिनट में दो आंसर देना है हमें, और भी देना है। कोशिका के अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, या जीन्स, या हरित लवक। तो दोस्तों मैं जल्दी से जल्द इसको समाप्त करना चाहता क्योंकि टाइमिंग कम है। डीएनए होता है, उसके बाद इसे जल्दी से जल्द देखते रहिए। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो है विकास की दृष्टि दोष से हमारी किसकी अधिक समानता होता है? चीन के विद्यार्थी, या चैंपी, या मकड़ी, या जीवाणु। जो होती है दृष्टि दोष वह क्या होती है? वह होती है हमारे चीन के विद्यार्थी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वह क्या कह रहा है? मेंडन के अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उन्होंने चुना था मटर के पौधे को। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स 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 वाई दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इनमें से होते हैं एक्स एक्स। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें रहेगा होमो सेपियंस। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कौन सा मानव मादा में पाया जाता है? जानलेवा लिंक क्रोमोसोमों का जड़ है।
तो दोस्तों जो इसका आंसर हमारा शायद सही रहेगा, नहीं एक्स वाई रहेगा। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा है, मानव में उत्पन्न होने वाले बच्चे के लड़की का होने का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, पिता माता। तो सो दोस्तों हमारा ये रहेगा पिता। जैविक विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास था वह किसने समझाया था? सो दोस्तों हमारा सबसे आंसर जो है वह लैमार्क ने समझाया था। और उसके बाद हमारा जो सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, जीन के प्रारूप का वर्तमानीय दशाओं द्वारा निर्धारण में आनुवंशिकी या क्या कहते हैं जो विशेषक थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह कहलाता है। जिन प्रारूप जोनोटाइप, लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप या जेनेटिक्स। सो दोस्तों हमारा तीसरा आंसर सही है जो कि है लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या टाइफाइड। तो दोस्तों हमारा रहेगा टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? तो दोस्तों हमारा आंसर रहेगा केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स लड़के में आनुवंशिकी के लक्षण करता है? ये रहेगा हमारा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद स्वपरागकण निम्न में से किन पौधे में होता है? उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा रहेगा उभयलिंगी। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र भाग है? अंडाशय, गर्भाशय या यौन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रहेगा इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3 या 4। सो हमें इसमें रहेगा 2। उसके बाद दिया है सेक्ट्रोसन का सहायता से सुनी जाती है। जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी सहायता से सुनी जाती है। हृदय संपादन या धमनी संपादन, सिराओं का संपादन या कोई नहीं। यानी कि आवाज़ हृदय का, धमनी का, सिराओं का किसका सुना जाता है? तो दोस्तों इसका रहेगा हृदय का। श्वसन निम्न में से किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, वियोजन या उत्सोची। तो दोस्तों हमारा रहेगा ऊष्माक्षेपी। क्लोराइड में पाया जाने वाला तत्व क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन या फास्फोरस। तो दोस्तों हमारा रहेगा मैग्नीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल, स्ट्रोमा, माटा, दोनों या स्ट्रोमा। तो सो दोस्तों रहेगा हमारा स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वृक्क में से संरक्षण एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, या ग्लोसरूम कहते हैं, या बेमेन संपूर्ण कहते हैं? इसे कहते हैं नेफ्रॉन। चलो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्या माइनस COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, एल्कलॉइड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं या ईथर कहते हैं? तो दोस्तों हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सहसहयोगी अम्ल है, क्या है? CH4 रहेगा इसका। एल्कलीन के सामान्य सूत्र होते हैं, ये हमारा रहेगा CnH2n। उसके बाद हमारा है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो हमारा ये है COOH। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, बता दीजिए फटाक से। इनमें से CH4 या इनमें से रहेगा CaCl2।
उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लक्स, गैंग, मिश्र धातु या स्केलिंग, इसे कहते हैं गैंग। निम्न में से कौन सा निम्न में से सबसे कठोर कौन है, सोना, चांदी, जिंक या हीरा? तो दोस्तों हमारा इस पे रहेगा हीरा। निम्न में से कौन सा अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान से इसको देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमारा रहेगा H2+Cl2, जिसे हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा HCl। निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया है? तो दोस्तों आंसर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और फटाफट हमें कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए दोस्तों। कल टाइमिंग अधिक दूंगा दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेंगे और मेरे पास 1 मिनट में एक क्वेश्चन देना रहेगा। तो दोस्तों हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिस दिन बनाया गया और दूसरे उसी दिन नहीं देख रहे हैं आप। तो दोस्तों हमारा SCO+2 HCl इसका रहेगा आंसर है। विकलांगता को रोकने के लिए जो हमारी विकलांगता है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए चिप्स या खाद्य पदार्थों में पैकिंग की कौन सी गैस मिलाई जाती है? जो पैक की जाती है उसके अंदर गैस भरा रहता है ना, चिप्स विप्स के पॉकेट में। O2 ऑक्सीजन या F2N2 नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी दोस्तों? इसमें रहेगा N2 नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें रहेगा शाकाहारी। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? नाले नालियों का अवरोधन, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धक, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें से रहेगा इनमें से सभी होता है। वैसे जीव को पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करने को कहलाता है मांसाहारी या नहीं, सर्वाहारी कहलाता है। निम्नलिखित में से पीएच कौन सा क्षारक है, 2, 7, 6 या 13? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 13। हमारा उदर पेट किस अम्ल से उत्पन्न करता है, HCl या HNO3, H2SO4 या H3H3COOH? तो दोस्तों हमारा रहेगा HCl। मनुष्य में शरीर का पीएच मतलब किस परिस्थिति में सही ढंग से कार्य करता है? तो दोस्तों रहेगा 7-7.8। उसके बाद निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब? कुआं है। मनुष्य में तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जंतु है, शाकाहारी, मांसाहारी, मृत जीवी? तो सबसे पहले मैं कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। सर्वाहारी होता है। ओजोन परत में अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है कौन, CO2, SO और CFCNO? तो हमारा होता है CFC। नेक्स्ट है जो इनमें मुर्दाखोर है, चील, सियार, कौवा, सभी? इसका रहेगा सभी। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी रहेगा। बायोगैस का मुख्य अवयव है वह कौन सा है, हमें बता दीजिए जल्द से जल्द। CO2 या CH? हमारा रहेगा CH4। तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को कहते हैं निवेश ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा रहेगा निवेश ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें दोनों होता है। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जल दृष्टि दोष, या वरदानता?
तो दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वह होगा दूरदृष्टि दोष। पुतली के संसाइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना? तो दोस्तों यह होता है हमारा परितारिका। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार है परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो दोस्तों हमारा परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में उद्र्ग्य मतलब खड़े स्तंभ को कहा जाता है आवर्त वर्ग समूह, समयावृत्ति या कोई नहीं। तो दोस्तों माना रहेगा वर्ग समूह। आवर्त सारणी के पिता का नाम देने जाते हैं, यानी कि न्यूलैंड, मोसेल या कौन से हैं? तो दोस्तों हमारा यहाँ मेंडलीव। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? जो हीलियम होता है उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों इसमें 2 ही होते हैं। और उसके बाद जो त्रिक का नियम है उनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलन, डार्विन, मेंडलीफ या मोजले? तो यह है दोस्तों हमारा डार्विनियन द्वारा। उसके बाद वाहनों में साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल या इनमें से हमारा उत्तल दर्पण होता है जिससे चेहरा साफ दिखाई दे। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? जो होता है वह होता है दोस्तों मिट्टी। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल या उत्तल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तल अवतल में होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। जो काल्पनिक होता है वह सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या औंधा होता है। सो दोस्तों हमारा रहेगा सीधा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? जो प्रकाश के अपवर्तन है उसके कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4 बताइए हटा जल्दी से जल्दी हमें इसका कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हमारे 2 ही नियम होते हैं। लेंस के मुख्य फोकस में कितनी होती है? 2, 1 या 3 या 4? तो दोस्तों इसका भी 2 रहेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का? तो दोस्तों रहेगा उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस वास्तविक आभासी यानी कि दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं? जो दोनों तरह की बनाता है वह बनाता है उत्तल दर्पण। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है? न्यूटन, डायफ्राम, जूल या इनमें से कोई नहीं? सो दोस्तों होता है डायप्टर। निर्गत किरण की अभिलंब के बीच कोण जो होते हैं कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा रहेगा परावर्तन कोण। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर से इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से पारदर्शी माध्यम में प्रकाश कितने गमन करती है? तिरछा रेखा में, सरल रेखा में, सीधी रेखा में? यहाँ करता है सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नहीं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो अवतल लेंस होता है वह उसमें क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका रहेगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। निम्न में से दर्पण दृष्टि दोष से बड़ा होता है? अब इसका कमेंट कीजिए हमें। दोस्तों इसका जो है हमारा रहेगा उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखे बिंब जो बिंब होता है उसका प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह होता है अनंत पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वह होता है दोस्तों फोकस पर। किसी उत्तल लेंस को फोकस दूरी होता है वह होता है दोस्तों हमारा धनात्मक। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्यों? प्रकाश का प्रवर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन में? ये रहेगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन में। किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या वह 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों हमारा यह रहेगा 25 सेंटीमीटर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली जो हमारे चित्रों हैं
उनको कहा जाता है किरण आरेख, किरण पुंज या फोकस। मतलब क्या क्या कहलाता है हमारा? एक कहलाता है किरण आरेख कहलाता है। सघन माध्यम में प्रकाश का चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों? हमारा कम होता है। प्रकाश की किरणों को समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरणपुंज या प्रदीप या प्रतिकरण। यह कहलाता है किरणपुंज। प्रकाश गमन करता है अ, सीधी रेखा में। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ध्रुव। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो हो कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह कहलाता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। वह होता है केवल अंदर या बाहर दोनों, यानी कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है। अभिलंब है 45 अंश के कोण पर झुका होता है, या होता है क्या 180 को या 135 अंश पर। तो सो दोस्तों अभिलंब है। और उसके बाद पानी में डाली हुई छत टेढ़ी दिखती है, किसके कारण है? या दोस्तों अपवर्तन के कारण शायद से रहेगा। तो दोस्तों नेटवर्क चल रहा है जल्दी कर। अपवर्तन के कारण में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वह दर्पण कहलाते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं दोस्तों। सॉरी गलत टिक लग गया। निम्न में से किस ठोस के माध्यम से निरपेक्ष आवर्तनांक कितने मतलब आवर्तनांक अधिकतम है? वह है हमारा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों, वह होता है 2.42। और सौर पट्टियों की सूर्य के प्रकाश से केंद्रिता के किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सो इसका आंसर हमें बता दीजिए। अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पणों के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं क्या कहते हैं? अपने प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो दोस्तों इसके होते हैं 2। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र को कहते हैं क्योंकि लेंस की सतह की दूसरी तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की वक्र सतहें होते हैं और लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। हमारा यही रहेगा। उसके बाद किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक ऐसा ही मात्रक होता है, वह होता है मात्रक। जब प्रकाश का माध्यम में दूसरे माध्यम में हो जाता है तब प्रकाश का आवर्तक क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा प्रकाश की चल में परिवर्तित होने वाले कारण। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है किसी अवतल लेंस से फोकस दूरी होती है, वह होता है धनात्मक। किसी उत्तल दर्पण को फोकस दूरी से कहते हैं, वह होता है धनात्मक। और क्या होता है किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, वह क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक क्या कौन सी होती है? हमारा होता है ऋणात्मक। जो लेंस के विचंद्र की ओर धंसा हुआ हो वह कहलाता है अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमें फटाक से जल्दी से कमेंट करके बता दें। इसका होता है अवतल लेंस। जो लेंस के बीच का उभरा हुआ होता है वह लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है? वह कहलाता है उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 आईडी हो तो उसका लेंस की फोकस होगी वह होगा सर मतलब 100 सेंटीमीटर। अवतल लेंस को निम्न में से किसकी एक अन्य का नाम से जाना जाता है? वह है अपसारी लेंस। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, वह होता है sin1 sin r। अवतल लेंस का अपवर्तनांक मीटर बराबर होता है 1 मीटर फोकस मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 आईडी। उसके बाद एक उत्तल लेंस होता है, वह होता है क्या?
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस को लेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिसारी। किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वह कौन सा आंसर है हमें? अवतार। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेप पसंद करते हैं? परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है कौन सा? हमारा इसका रहेगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। गोलीय दर्पण में फोकसांते वक्रता त्रिज्या के बीच होती है, इसका रहेगा F बराबर 2.R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। समतल दर्पण होता है, वह कौन सा होता है? वह होता है समतल या उत्तल। यानी कि दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, टार्च के स्टेबलाइजर के वाहनों के अग्रिय यानी कि हेडलाइट में प्रकाश मंत्रण से पुंज करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, वह अवतल दर्पण के ध्रुवों में फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी, आभासी एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, या इनमें से कोई नहीं? आभासी एवं उल्टा होता है। तो दोस्तों मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें से एक क्वेश्चन तो पहले शायद से पूछ चुका है, जो कि 23 है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है DNA। आनुवंशिकी दृष्टिकोण से हमारा अधिकतम है, वह क्या है? चीन की विद्यार्थी। सो ये तो 2-4 क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। मेंडल के अपने को कि जो मेंडल थे वह अपने प्रयोगों के लिए मटर का प्रयोग कर रहे थे। स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, वह तो मैंने पहले ये सब। मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम है जो कि होमोस्फेरिक मानव का उपवद द्वारा कहलाता है, वह है अफ्रीका में ग्रेगर जॉन मेंडल। व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? वह थे पारसी। दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वह है DNA तथा प्रोटीन व RNA के। सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी इन सभी प्रश्नों का आंसर बता सके। और दोस्तों कल का 50 क्वेश्चन था जो मैंने कल आज बनाया, उसके बाद कल बनाऊंगा, जो कि बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया है। तो सो दोस्तों आप लोग उसका जाके देख लें 50 क्वेश्चन, उसको धीरे धीरे से अच्छी तरीके से उदाहरण सहित समझा कर उसके बाद आंसर बताया गया है। तो मैं तो जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि टाइमिंग के अंदर सुधार दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।